मैं कमिंग सर। प्लीज कम, बैठिए। ठीक है कौन सबसे पहले पवन अपना परिचय बोर्ड को दें। जी सर। सर मेरा नाम पवन कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले से हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में ही हुई है। आगे मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और वर्तमान में मैं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। कुछ और बताना चाहेंगे? सर मेरी हॉबीज आर्चरी और स्विमिंग है। अच्छा, बड़ी यूनिक सी हॉबी रखी है आपने। अभी पिछले कई दिनों से हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके एरिया से भी बहुत लोग आए, लेकिन आपकी हॉबी जो पर्सनालिटी या फिर जो एरिया है, जिस तरह पढ़ाई आपकी दिखी, उससे बड़ी अलग है। कैसे डेवलप हुई है हॉबी? सर बचपन से चूँकि बुंदेलखंड रीजन में आर्चरी का काफ़ी स्कोप है और स्विमिंग सर आस-पास में तालाब थे, तो मैं वहाँ पे स्विमिंग मतलब किया हूँ वहाँ पे। अच्छा, चलिए इस पे बात होगी। पहले आपने 2016 में मैंने देखा ग्रेजुएशन किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और पिछले 7 साल से क्या कर रहा है? तैयारी? सर तैयारी ही कर रहा था और बीच में मैंने जॉब भी किया है और वर्तमान में मैं जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के पद। तो आपने जॉब ज्वाइन कर ली? तो ट्रेनिंग हो गई या पोस्ट मतलब फील्ड ट्रेनिंग हुई? नहीं सर सीधे ज्वाइनिंग हो गई है। जी सर। हो भी रहा है ऐसा। क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? सर मैं गोंडा जिले में कार्यरत हूँ और वहाँ पे जितने दिव्यांगजन हैं उनके सबके वेलफेयर के लिए मैं काम करता हूँ सर। अच्छा, तो अभी चूंकि आपने जब देखा होगा इस जॉब में, जब आप गए, लगभग कितने दिन हो गए ज्वाइन किए हुए? सर मैंने 20 अक्टूबर को पिछले साल ज्वाइन किया। अच्छा, मतलब अभी बहुत नहीं, 3-4 महीने ही हुए हैं। फिर भी आपको क्या लगता है कि मेन चैलेंजेस जो हमारे दिव्यांग हैं, और एक सेंसिटिव इशू है हमारे इन दिव्यांगों का, चूंकि हम लोग सिंपैथेटिक होते हैं लेकिन वो सिंपैथी चाहते नहीं हैं, तो इनकी भलाई के लिए, इनके वास्तविक उत्थान के लिए जो योजनाएं हैं सरकार की, आखिर क्यों वो सही तरीके से लागू नहीं हो पाई? कुछ ऐसा चीज महसूस किया आपने? जी सर। जैसे सबसे बड़ा सर इसमें रीजन आता है कि दिव्यांगों की साक्षरता दर बहुत कम है। जहाँ भारत में साक्षरता दर 74% है, वहीं दिव्यांगों में साक्षरता सिर्फ 48% है। तो उनको जो सरकारी योजनाएं चलती हैं उनको उनको जानकारी नहीं हो पाती है। इसके अलावा सर ये जो दिव्यांगजन हैं ये बहुत अधिक पॉवर्टी में रहते हैं और इनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती है। इसके अलावा सर जो योजनाएं हैं उनका सही से इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाना इनकी असमर्थता का एक बड़ा कारण है। ये बताइए, अभी कितना लगभग हमारे परसेंटेज अभी आबादी का दिव्यांग में है? सर जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 2.21% अर्थात 2.78 करोड़ लोग दिव्यांग हैं। अब इनके लिए अगर कोई, जैसे मान लीजिए अभी आप एक लिमिटेड उसमें स्फीयर में काम कर रहे हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, और जिस तरह आप बात कर रहे हैं, भगवान ने चाहा और आपकी तारीफ अच्छी से, सभी बातें अच्छे से हो रही, तो आप बनेंगे भी। अगर मान लीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाते हैं और आपको एक कोर सेक्टर खासकर पूरे डिस्ट्रिक्ट के साथ ये भी दिया जाता है, चूंकि आपने काम किया, आपका एक सेंसिटिव पार्ट है, तो इनके भलाई के लिए और क्या करना चाहेंगे आप? कैसे इनके उत्थान में एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैसे योगदान करना चाहेंगे? सर मैं इनकी शिक्षा के लिए सबसे पहले प्रयास करूंगा ताकि ये शिक्षित हो सकें और ये अपने जो राइट है इनके, जैसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 है उसके तहत जो सरकार ने इनको राइट दिए हों उनको पा सकें। और इसके अलावा सर मैं बताना चाहूँगा अभी हमने 2 मिशन चालू किए हैं जिसमें मेरा और डीएम मैडम का बहुत बड़ा योगदान है कि मोहल्ला पाठशाला हमने एक अभियान चलाया है जिसमें सर हम ये करते हैं कि चूंकि दिव्यांग लोगों की एक्सेसिबिलिटी कम होती है, वो जो परंपरागत स्कूल है वहाँ तक पहुँचने में उनको दिक्कत होती है, तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो उनके आसपास के लोग हैं वो उनको शिक्षित कर सकें, उनके लिए 2-4 घंटे टाइम निकाल सकें। और इसके अलावा सर मैं भी समर्थ एक और अभियान है हम लोगों का जिसमें हम हर ब्लॉक पे शिविर लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं ताकि दिव्यांग लोगों को ये भावना आ सके कि वो भी समर्थ हैं, उनमें हर वो कैपेबिलिटी है जो उनको एक बेहतर नागरिक और के रूप में अपने अधिकार और उनको जो क्षमताएं हैं उनको यूज कर सकें। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि आने वाला समय, चूंकि देखिए आपने लिटरेसी की बात की दिव्यांगों में, मैं पूरी ही लिटरेसी की बात करूँ, आजकल डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हम डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि डिजिटल इलिटरेसी भी बहुत है?
और इस कारण से जो हमारा डिजिटल गैप है, जिसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं, वो भी बहुत बढ़ रहा है। फिर एआई आ जाएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डिस्पैरिटी को आइलैंड बहुत ज्यादा बढ़ा देगा? आने वाला समय, आज 2024 में जब हम बात कर रहे हैं और एआई लगने लगे, आज की वास्तविक स्थिति को सही तरीके से देखते हुए देखिए कि 2030 का भारत आप कैसे देख रहे हैं, खासकर आप जिस एरिया से आते हैं और गांवों के उसमें क्या एआई, क्या इस तरह की जो हमारी टेक्नोलॉजी है, क्या गांवों को और आम आदमी को समृद्ध कर पा रही है? सर अगर एआई का बेहतर यूटिलाइजेशन किया जाए तो जैसे गांव में शिक्षा की उतनी संसाधन नहीं है, स्कूलों की कमी है, बेहतर टीचरों की कमी है, तो वहाँ पे एआई बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है कि चूंकि एआई में सेल्फ जनरेटेड चीज़ें हैं जैसे चैट जीपीटी है, तो उसका यूज बच्चों को बेहतर एजुकेशन के लिए किया जा सकता है। बेहतर शिक्षण संस्थान हैं, उनसे एजुकेशन के लिए कोऑपरेशन करके उनको एजुकेशन के लिए सर एआई का यूज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको खेती में इस्तेमाल करना है नई टेक्नोलॉजी को, खेती से जुड़े हैं आप, जिस एरिया से हैं थोड़ा सा, मैं जानना चाहता हूं कि जैसे ड्रोन है, एआई है, इस सब का इस्तेमाल हम कृषि विकास में कैसे कर सकते हैं? जी सर। सर विशेषकर ड्रोन का है, तो ड्रोन ड्रोन का हम प्रयोग जैसे खेतों में मृदा मृदा में नमी की मात्रा कितनी है, और ड्रोन का इस्तेमाल हम कीटनाशकों के छिड़काव में और उर्वरकों के छिड़काव में कर सकते हैं। इसके अलावा जो खेती का जो पैटर्न है उसके लिए भी हम ड्रोन के तहत सर्वेक्षण कर सकते हैं। वेरी गुड। लेकिन ये नहीं लगता कि ये तो बड़े लोगों के हाथ की पपेट हो जाएगी? इतनी महंगी टेक्नोलॉजी है, शुरुआत में अगर ड्रोन आएगा महंगा होगा। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन 1 के, चूंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट भी हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के सारे इम्पैक्ट देखें, तो ड्रोन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो साइंस बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो आपने बातें बताई सही हैं, हम उस किसान की बात कर रहे हैं जो मार्जिनल है, सीमांत है, जिसके पास अपने अभी एक तरह से बीज की व्यवस्था करने में दिक्कत होती है, उसको कैसे ये ड्रोन तो कहीं और तो दिक्कत नहीं करेगा और तो गैप को नहीं बढ़ा देगा? सर इस संबंध में एक हाल ही में योजना है लखपति दीदी, प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया है, जिसमें गांव की वो महिलाएं जो शिक्षित हैं और रोजगार करना चाहती हैं, उनको सर ड्रोन खरीदी के लिए सरकार अनुदान दे रही है और उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो एक लखपति दीदी जैसा कॉन्सेप्ट है कि वो वर्ष में 1 लाख मिनिमम आय कमा सकें। तो ड्रोन के हिसाब से मतलब उनको सब्सिडी दे? अच्छा, और कोई बात सोच सकते हैं जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग, इस तरह से कुछ उसका इस्तेमाल करके? तो सर इसमें जो स्वयं सहायता समूह हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग लिया जा सकता है, और महिला जो एनजीओस हैं उनका भी सहयोग लिया जा सकता है, और जो पीपीपी जो क्रियान्वयन होता है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, और उसके तहत भी सर इसका यूज किया जा सकता है। अच्छा, हम अगर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया देखें भारत की, और पिछले अगर हम 10 सालों को देखें, तो 10 सालों में कौन सी एक बात आपको लगती है जो बहुत शानदार हुई है, जिसपे भारत आने वाले समय में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2047 में हम विकसित बन जाएंगे, तो ऐसी कौन सी सबसे मजबूत आपको आधार दिखता है, स्तंभ दिखता है, जिसके आधार पे लगता है कि नहीं, प्रधानमंत्री जी सही कह रहे हैं? सर जैसे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा से मैं भी सर जुड़ा रहा हूँ, उसमें नोडल अधिकारी था, तो जो पिछले 10 वर्षों का मैं सबसे बड़ा पैटर्न देख रहा हूँ, उसमें मुझे बदलाव लगता है कि सर आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा चेंज आया है और बहुत तेज प्रगति की है भारत ने। लगभग हमारी विकास दर 7% के अबव ही रही है, और अभी हाल ही में हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है और विश्व में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, और एस्टिमेट है, आईएमएफ का एस्टिमेट है सर कि 2028 तक हम जापान को पीछे छोड़ देंगे। तो सर आर्थिक क्षेत्र में है, इसके अलावा सांस्कृतिक क्षेत्र में, विदेश नीति के क्षेत्र में और महिला सुधार के क्षेत्र में भी सर काफी उल्लेखनीय प्रयास हुए हैं। जब पवन जी, अगर हम एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के तौर पे देखें तो यूपी में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन पाए जाएंगे? सर यूपी में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। सर तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड रीजन, और अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन, और सर भावर का रीजन भी आ जाएगा, और इस तरह के। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, जो हिमालय की उत्पत्ति जो है, हिमालय किस तरह का, नया
नया पहाड़ है, यंग फोल्ड माउंटेन है या ओल्ड है, किस तरह? सर ये नवीन वलित पर्वत है। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन की क्या क्या चैलेंजेस हैं, चाहे वो रोड है या टनल्स की? सर हिमालय में चूंकि विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत शिखर हैं, इस वजह से सर इसमें बहुत शार्प मोड़ हैं और बहुत अनइवन इसका जो रिलीफ है बहुत अनइवन है। तो इस वजह से सर और हिमपात हिमपात एवं भूस्खलन की बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। इस वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन में सर काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो दो पहलू पे आते हैं। एक तो है, पहला आते हैं हम लोग भूकंप के लिए, अर्थक्वेक के लिए। तो अर्थक्वेक, भूकंप के लिए भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट का क्या प्रबंधन है, क्या क्या विधियां हैं, क्या सिस्टम बना हुआ है भारत में उसके लिए कुछ? सर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में इसके लिए भूकंप के लिए एक फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया है। क्योंकि भूकंप की सबसे बड़ी समस्या है कि ये सर अनट्रेसेबल है, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें पहले से क्षमता निर्माण, जैसे कि बैक बिल्ट बेटर का कॉन्सेप्ट है कि आपदा के जो पश्चात हानि होती है उसको कम करने की बजाय जो हम आपदा के लिए पहले से प्रिपेयर रहें सर। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता या कुछ प्रेडिक्शन के चांस है? एक चीज होता है जिसको आप कहते हैं अगर हम पृथ्वी के प्लेट का, मेजर प्लेट और माइनर प्लेट, तो अगर हम प्लेट के गति का आकलन करें तो उससे कुछ आकलन हो सकता है भूकंप के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक्स पर? सर प्लेट टेक्टोनिक के तहत अभी नई प्लेटें भी खोजी जा रही हैं और प्लेटों की गति की भी अभी अनिश्चितता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि भूकंप का पूर्वानुमान के लिए, तो सर एक दो विशिष्ट चीजें हैं। पहली तो ये है कि जो प्राकृतिक जीव जंतु हैं उनको कई बार आभास पहले से हो जाता है कि ऐसे वातावरण में उनको चेंजेस फील हो जाते हैं कि उनको मतलब पूर्वानुमान लग जाता है कि कुछ आपदा या भूकंप जैसे आने वाली है। दूसरी चीज है सर कि इसमें जब भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको माप के सर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे कि एक है कि इन्वेसिव स्पीसीज जो बाहर से आकर हमारे आ गए, तो कुछ इन्वेसिव कृषि में कुछ ऐसे इन्वेसिव स्पीसीज के बताइए जो कि भारत के लिए बड़ी समस्या हो गई है। सर विशेषकर एक गेहूं का मामा नाम की एक खरपतवार है जो गेहूं का मामा, गेहूं सा बोलते हैं सर उसको। और एक लेंटाना है जो खेती में सर बहुत बड़ी समस्या पैदा करते हैं। एक कांग्रेस ग्रास या जिसको कहते हैं पार्थेनियम। उसी का सर अच्छा ना, सर क्या नाम है गेहूं का? मामा बोलते हैं सर, गेहूं गेहूं का जैसे ही मामा। दिखता है। अच्छा, गेहूं। अच्छा, तो इन्वेसिव स्पीसीज में को कंट्रोल करने के लिए सरकार की क्या नीति है, क्योंकि इसका काफी नुकसान हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के उपाय कुछ? सर इनके लिए सरकार नवीन कीटनाशकों का पे सब्सिडी देती है और विशेष राष्ट्रीय बीज नीति 2002 में भी सर उन्नत बीजों का, ऐसे बीजों का निर्माण के लिए कॉन्सेप्ट है। जी जी। जैव विविधता को अगर हम बात करें तो एक हो जाती है कि जो जंगली जीवों की जैव विविधता, एक है जो डोमेस्टिकेटेड जैव विविधता। तो जैव विविधता किस किस मंत्रालय के अधीन आएगा? जैव विविधता संरक्षण की अगर हम बात करें तो किन मंत्रालय के अधीन आएगा जैव विविधता संरक्षण? सर MOEFCC के अंतर्गत ही आता है सर। कृषि विभाग का कोई योगदान है? सर जैव विविधता का विशेषकर क्षेत्र पर्यावरण मंत्रालय ही देखता है सर। अच्छा, अगर हम बात करें, अभी हाल में ही मोदी जी ने एक गाय के साथ फोटो खिंचाई थी, उसका नाम था पुंगयानूर गाय, बड़ी छोटी है ऊंचाई की, मुश्किल से 90 सेंटीमीटर या कितने ऊंचाई की गाय थी। तो जो गाय की नस्लें होती हैं या भेड़ की नस्ली होती हैं, तो ये भी तो जैव विविधता है। तो ये किसके अधीन आती है? ये सर मुख्यतः प्राकृतिक रहती हैं, जो प्राकृतिक संस्था बनी हुई है भारत में, इसके लिए एक संस्थाएं बनी हुई है जो कृषि आधारित है, उसके लिए एक संस्था बनी है। या कृषि, जैसे चावल की 50,000 किस्में हैं, तो इनको संरक्षण करने का की जिम्मेदारी किस संस्था को दी गई है? कोई बात नहीं। अच्छा, देखा गया हिमालय में हाल के वर्षों में, हिमालय क्षेत्र में अभी जंगलों में आग काफी लग रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है? सर जंगलों में आग के मुख्यतः
जी सर, हिमालय में मुख्यतः 2 कारण हैं। एक तो प्राकृतिक कारण है, जैसे कि चीड़ के पत्ते बहुत ज्वलनशील हो जाते हैं और आकाशीय विद्युत हो गई। इसके अलावा सर जो वृक्षों की टहनियाँ हैं, इनके घर्षण से भी आग लगती है, पत्थरों के लुढ़कने से भी होता है। चलिए, तो चीड़ का आग क्यों बढ़ा? ये चीड़ के पेड़ इतने थे या कुछ बदलाव आया हाल के पिछले 4-5 दशकों में? जी। सर चीड़ का वृक्ष मुख्यतः इसका वाणिज्यिक उपयोग ज़्यादा है, इस वजह से सरकारें भी प्रोत्साहन देती हैं। जैसे पहले देवदार के वृक्ष हिमालय रीजन में बहुत बड़ी संख्या में होते थे। अब देवदारों की जगह सर चीड़ को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि टर्पेंटाइन का ऑयल निकलता है और एलिसा या चलीसा सर मुझे एग्ज़ैक्ट जी, जी सर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपकी जी पढ़ाई सर। हुई है, वहाँ का लोगो क्या है? सर उसमें एक वट वृक्ष बना हुआ है। अच्छा, और ध्येय वाक्य क्या है? क्वाड रोमी टॉट एर्बोरेस। ये किस भाषा का शब्द है? ये सर लैटिन भाषा का है। क्या आपको लगता है कि अभी भी जो आज़ाद भारत में विदेशी भाषा के इस तरीके से अपनाना चाहिए, उसका लोगो रखना चाहिए? सर ये जहाँ तक विश्व बंधुत्व की बात है, हम लोग तो पूरे विश्व को अपना फैमिली मानते हैं। तो हमको जो जैसे कि भारतीय संस्कृति भी रही है कि हम लोग दुनिया में कहीं से भी हो, अगर अच्छी चीज़ मिलती है तो हम उसको बड़े सम्मान के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि सर ये सही है। तो प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदल के कर जी दिया सर। गया, ऐसा क्यों? सर ये उसका प्राचीन नाम प्रयागराज ही रहा है और तो इस वजह और लोगों की एक जन आकांक्षा भी रही है कि उसका नाम बदला जाए, तो उसको देखते हुए सर सरकार ने ये कदम उठाया। तो बहुसंख्यक जहाँ मत बने वहाँ पे वैसा नाम रख दिया जाए। सर ये लोकतांत्रिक पद्धति में सर ऐसे ही होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो कानपुर है, हमीरपुर के जी सर, जस्ट बगल में जी है, सर, वो इंडस्ट्रियल एरिया रहा है, जी सर, पूर्व का मैनचेस्टर बोला जाता जी था। सर, तो उसके जो इंडस्ट्रियल एरिया है, अब जी, पहले जैसा नहीं रहा, बिल्कुल सर, वो एक मरता हुआ शहर है। जी सर। तो ऐसा कौन से कारण थे कि वहाँ इंडस्ट्रियल हब होने के बाद अभी जबकि सारी चीजें विकास हो रही है, पूरा देश जी सर, विकास कर रहा है, लेकिन वहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया वैसा नहीं रहा जैसा पहले रहा? जी सर। सर चूँकि मेरी कानपुर में थोड़ा पढ़ाई भी हुई है, तो मैं 2 साल कानपुर में रहा हूँ। उधर सर सबसे बड़ी समस्या है कि बहुत कंजेस्टेड एरिया हो गया है कानपुर। अब इसका विकास के लिए मतलब स्पेस की कमी पड़ गई है, चूँकि ये गंगा से घिरा हुआ है और दक्षिण की ओर ये यमुना से घिरा हुआ है। तो भौगोलिक रूप से इसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है ताकि नए उद्योग केंद्रों का यहाँ पे स्थापना की जा सके। इसके अलावा सर यहाँ पे कच्चे माल की भी काफ़ी कमी है और इसके अलावा सर जो यूनियन है, श्रमिक यूनियन उसका भी बहुत बड़ा रोल है कि यहाँ पे जो उद्योग केंद्र थे उनका पतन होता जा रहा है। जैसे लाल इमली एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध सूती कपड़े की फैक्ट्री थी, लेकिन सिर्फ़ श्रमिक राजनीति की वजह से सर उसका वो बंद हो गई। कोई 3 ऐसे प्रशासक बताइए जिनके गुणों को किन 3 गुणों को जी आप सर। अपने प्रशासक बनने के बाद अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? सर मैं चंद्रगुप्त मौर्य और आर्मस्ट्रांग पेम और किरण बेदी को चुनूँगा सर। कौन-कौन से गुण उनके अपनाना चाहेंगे? सर जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है तो इन्होंने भारत को राष्ट्रीयता को जोड़ा है और भारत के प्रथम सम्राट भी रहे हैं। पूरे विशाल भारत खंड में एकता की स्थापना की है। और आर्मस्ट्रांग पेम सर इन्होंने जो सोशल मीडिया है और जो जनता की भावनाएँ हैं उनको संगठित करके एक सड़क का निर्माण कराया था जो लगभग 100 किलोमीटर लंबी थी, ताकि जो वंचित वर्ग हैं वो जिला मुख्यालय से जुड़ सकें। और सर किरण बेदी का एक पुलिस अधिकारी के रूप में जो उनका गौरवमयी जो सर्विस रहा है। इसके अलावा उन्होंने सर तिहाड़ जेल में जो कैदी थे उनके लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए सर बहुत बड़ा काम किया है। आप गोंडा जिले में पोस्टिंग है जी आपकी, सर। वहाँ के आईपीएस को अभी प्लेटिनम अवार्ड मिला है। जी सर। प्लेटिनम अवार्ड क्यों दिया जाता है? सर विशेष योगदान के लिए है सर, मुझे उसमें पुलिस में संवेदनशीलता को कैसे बढ़ाया जाए? सर पुलिस में सबसे पहले जो संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है उसमें कि इनकी ट्रेनिंग में इस तरह की चीज़ें लाई जाएँ ताकि ये अधिक पब्लिक ओरिएंटेड लोग बने। चूँकि पुलिस का एवरेज ड्यूटी कैप की रिपोर्ट 2018 के अनुसार लगभग 14 घंटे की है। तो इनको वर्क आवर्स भी कम किया जाए, इनका स्ट्रेस कम किया जाए और पीपल टू पुलिस
इंटरेक्शन में बढ़ावा करना चाहिए। इसके अलावा सर सोशल मीडिया का भी यूज किया जा आपको सकता है। क्या लगता है कि अभी तक ऐसा क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है? सर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि एक पुलिस की ऐसी छवि बनी हुई है आम जनता में, तो जनता थोड़ा उतना सहज नहीं हो पाती है। स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से बनाने के लिए आपकी इन 3 उपायों को बताइए। सर स्थानीय निकायों को अगर आत्मनिर्भर बनाना, तो सबसे पहले इनको स्वायत्तता और वित्तीय संसाधन और एक आपस में समूहन या ग्रुपिंग करनी है, ये 3। तो इस कैसे करेंगे आप? सर इसमें एक फेयर इलेक्शन होगा स्थानीय निकायों का, ताकि जो अधिक प्रतिभाशाली लोग चुने जा सकें, उनको पर्याप्त स्वायत्तता रहे और पर्याप्त फंडिंग रहे सर। थैंक यू जी। पवन, चूँकि आपके पास अब ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी भी है, अब ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, देखिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश के दुनिया के लिए। पिछले साल 2023 में दुबई के अंदर यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP28 के नाम से जिसको हम जानते हैं, क्लाइमेट चेंज पर बहुत बड़ा ये हुआ, समिट हुआ। वहाँ पर एक एजेंडा है इनके पास, जिसको उस मीटिंग का जो एजेंडा है उसको, उस ड्राफ्ट को हम जिसको बेसिकली ड्राफ्ट कहना चाहेंगे, उस मीटिंग का जो ड्राफ्ट है उसका नाम है GST, ग्लोबल स्टॉक टैक। ये ग्लोबल स्टॉक टैक की क्या फाइंडिंग्स हैं कार्बन उत्सर्जन पर? सर जो GST का COP28 में दुबई में जो हुआ है, इसमें सर समन और जलवायु अनुकूलन, इसके अलावा सर पर्यावरण संरक्षण के लिए लगभग $500 बिलियन का सर एक फंड की स्थापना की गई है। और प्रतिवर्ष जो विकासशील देश हैं उनको एक लायबिलिटी दी गई है विकसित देशों के ऊपर, कि वो विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $100 बिलियन का फंडिंग करेंगे। जी सर। सर 11,000 गीगावाट का टारगेट रखा गया है नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, और जो वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा है उसको 2030 तक उसको ट्रिपल करने का टारगेट रखा गया है। और जीरो एमिशन नेट लेवल तक लाने के कौन सा साल नियुक्त किया है, कौन सा बताया गया? 50 तक। बहुत अच्छा, चलिएगा। अब देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ है क्रिस्टालिना, उन्होंने कहा है पिछले 10-15 डेज बैक बड़ा न्यूज़ था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली इसका जॉब्स को कम करेगा, ये उनका स्टेटमेंट है, नौकरियां कम करेगा, लेकिन साथ साथ पूरी दुनिया की इकोनॉमिक आर्थिक वृद्धि भी बढ़ाएगा। मैं ये समझना चाहता हूँ उनका ये कहना कि ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वह विकसित देशों के लिए तो बेहतर है। अगर ये स्टेटमेंट हम अपने देश पर लागू करें तो क्या ये एक चिंता का विषय नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से नौकरियां ख़त्म करने जा रहा है हमारे देश के अंदर? सर AI का एक जो साइड इफेक्ट है ये भी हो सकता है कि कुछ बड़ी मात्रा में नौकरियां कम करेगा, लेकिन सर इसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी होगा। जैसे कि एस्टिमेट है कि 2030 तक AI के तहत भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग $680 बिलियन का ऐड भी होगा। अब चूंकि भारत में विश्व में सर्वाधिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और तो ये भारत विश्व में AI का एक सुपर पावर बन सकता है, और नए इंजीनियर सर होंगे सर, तो नए अनुसंधान होगा और नए उसका जो इनोवेशन निकलेंगे उसका सर उद्योगों में फायदा होगा। तो जहां एक तरफ AI से नौकरियां जाने का संकट रहेगा, वहीं से नई और उच्च स्तर की नौकरियों का सृजन भी। क्या हमारे देश के अंदर ये शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए फिट है, या और इंतजार करना होगा उसके रिजल्ट्स आने के लिए AI के हमारे देश में? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में जो विश्व के अन्य देश हैं उनके मुकाबले और तीव्रता से AI को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या रिकॉर्ड्स हैं अभी जो ओलंपिक में देखें या वर्ल्ड उसमें देखें, तो स्विमिंग में अभी क्या रिकॉर्ड है, किसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं? सर स्विमिंग में सबसे ज़्यादा माइकल फेल्प्स ने जीते हैं, इसमें 23 स्वर्ण हैं,
3 रजत हैं और 2 कांस्य पदक हैं। अच्छा, ऐसे क्यों है कि हमारे पास समुद्र तट भी बहुत हैं, नदियां बहुत हैं, आप भी बता रहे थे पौंड में हमने शुरू किया। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हमने खेल बहुत प्रमोट किया, इसके बावजूद हम स्विमिंग में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमारे स्विमर एशियाड में तो तब भी ठीक है, लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्यों? सर उनको बेहतर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, बेहतर डाइट नहीं मिल पाती है और बेहतर प्रशिक्षण भी नहीं मिल पाता है। अभी तक सर वीर धवल खाड़े के अलावा ओलंपिक कोटा कोई स्विमर्स प्राप्त नहीं कर सका है। तो ये सर बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए कि बेहतर स्विमर हमारे यहाँ से नहीं निकल। और ये नहीं लगता, आप तो ज्योग्राफी के भी स्टूडेंट हैं और थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ी है आपने ग्रेजुएशन लेवल पे, जो देश धनुर्धरों का देश रहा है, अर्जुन की बात करेंगे, राम की बात करेंगे, लेकिन हम आर्चरी में भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। अब धीरे धीरे पिछले कुछ समय में अगर देखें, और एक अच्छी बात बहुत है कि आर्चरी में जो लोग आए बड़े वो आदिवासी और डिप्राइव्ड उसमें आए, जिन्होंने सही में स्किल किया। इसमें क्यों भारत पिछड़ गया? सर आर्चरी में हमारी जैसे ऐतिहासिक परंपरा रही है और विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ऐतिहासिक काल से हमारे यहाँ रहे हैं, लेकिन उनको एक जो आने वाली पीढ़ी है उनको एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका है, कहीं बेहतर ट्रेनिंग के लिए नहीं है और बेहतर प्रशिक्षण नहीं मिल पाता, बेहतर उपकरण भी नहीं है सर। तो इस वजह से सर आज तक भारत ओलंपिक में एक भी आर्चरी में इवन ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत सका है। अच्छा, आपका नाम पवन है, अगर हम इंग्लिश में कहें तो कभी हम विंड बोलते हैं, कभी एयर बोलते हैं, आप कौन से हैं? सर मैं दोनों हूं। अच्छा, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, पवन और वायु? हम वायु ऊर्जा नहीं बोलते, हम पवन ऊर्जा बोलते हैं। ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं आप। सर ये पवन एक गतिमान फॉर्म होता है जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है, जबकि वायु एक समूह है जिसमें विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। ओके, और क्या पोजीशन अभी विंड एनर्जी की इंडिया में? कितना हमारे, अगर टोटल हम इलेक्ट्रिसिटी को देखें अभी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी वर्तमान में कितना परसेंट विंड एनर्जी से है? सर दिसंबर 2023 के ये आंकड़े हैं कि 43.4 गीगावाट विंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और हमारी कैपेसिटी वास्तव में कितनी है? सर कैपेसिटी के लिए 2 पैरामीटर पे जांच की जाती है। पहला होता है कि 100 मीटर पोल के आधार पे, 100 मीटर पोल पे अगर गणना की जाए तो 302.5 गीगावाट है भारत में क्षमता, और अगर 120 मीटर के पोल्स पे हम गणना करें तो ये 695 गीगावाट की भारत में क्षमता है। अच्छा, AQI पढ़ा है आपने? AQI, चूंकि ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, दिल्ली में आए हैं, अभी हालात यहाँ ठीक नहीं है, ग्रेफ 4 क्या ग्रेफ 3 पे है हम लोग, तो ऐसा क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम क्या क्या मेजर कर रहे हैं? सर एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पैरामीटर्स हैं, जिसमें नॉक्स है, PM 2.5 है, PM 10 है। ये क्या है, PM क्या है? सर ये पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जैसे हवा में सर बहुत सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जो मुख्यतः सॉलिड प्रकृति के होते हैं, जो श्वसन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं और सर नुकसान करते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। अभी इस सरकार पे एक आरोप है कि अपने फैसले थोपती है या हार्ड डिसीजन से फैसले करा लेती है। आप आर्टिकल 370 को देखिए, ऐसी कई जगह पर है। आपको देश के विकास और सभी चीजों को देखते हुए और लोकतंत्र को देखते हुए क्या लगता है कि ऐसे निर्णय सही हैं? सर जैसे कि विशेषकर आर्टिकल 370 की बात की जाए तो उसमें सरकार का निर्णय का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं, और ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जिससे कश्मीर में न केवल स्टेबिलिटी आएगी बल्कि उसका विकास में भी सर बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले कुछ डाटा आया है कि 370 के हटने के बाद से 400 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में हुआ है। ओके, थैंक यू। कैन गो नाउ, पवन। थैंक यू सर।